गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 14th एंड 15th ऑफ मई के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हम जानते हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। और जो टेस्ट सीरीज है उसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको जाके आप जरूर एडमिनिस्टर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आता है ऑल इंडिया लेवल पर। और चाहे तो एमसीक्यूज को नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी आप चाहें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मार्किंग स्कीम है ऑलरेडी जो मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। और ये जो है आपका सेफ जोन होता है क्योंकि यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे होते हो। 40 to 55% वाला जो स्कोर होता है यहाँ पर 40 to 55% में जो अनसर्टेनिटी होती है वो बनी रहती है रिजल्ट को लेकर। इसी वजह से कोशिश करिए यहाँ पे फॉल मत करिएगा। और नीचे के ब्रैकेट में जो लेस इक्वल टू 3 एमसीक्यूज है यहाँ पर भी चांसेस काफ़ी कम होते हैं प्रीलिम्स होने के। इसलिए नीचे के जो 2 ब्रैकेट होते हैं इसे हम डेंजर जोन कहते हैं। और आपको कोशिश ये करनी कि अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आपके इन 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको उसे इंप्रूव करके अपर 2 ब्रैकेट्स में जाना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इज लोकेटेड इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है ये न्यूज़ में था, इसी वजह से इसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्या ये गोवा में है, महाराष्ट्र में, न्यू दिल्ली, यूपी? सोचिए क्या आंसर है इसका, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। चलिए देखिए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है गोवा में है और इसने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू सिग्निफिकेंट एनालिटिकल वर्क। काफ़ी सारा एनालिटिकल वर्क जो है वो किया है, डिफरेंट लैब्स के अंदर डिफरेंट रिसर्च वर्क जो है वो कंडक्ट करें ताकि कोविड-19 के पेंडेमिक से फाइट किया जा सके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रिसर्च पर्सपेक्टिव से। और कहाँ पे लोकेट करती है? गोवा के अंदर। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं वो भी यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए जो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो न्यूज़ में अपीयर होती हैं उनके बारे में। देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। हम पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, दोबारा से न्यूज़ में था तो दोबारा इसके ऊपर कुछ नए फैक्ट्स हम जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ओलिव रिडली टर्टल्स? ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कौन सा कथन हमारा यहाँ पर सही है? पहला, कोस्ट ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ओलिव रिडली। तो जो कोस्ट ऑफ मैक्सिको है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल की। हो सकता है दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो 3 ओशंस के नाम दिए यहाँ पे, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन। तीनों जगह पे वार्म वाटर्स में ये जो है पाए जाते हैं। ये भी हो सकता है दे माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बिटवीन फीडिंग एंड मेटिंग ग्राउंड्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। पूरे साल में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो हैं वो ये कवर कर लेते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, न्यूज़ में वंस अगेन थे ये अपनी मास नेस्टिंग की वजह से। और मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो नेस्टिंग करी जाती है इनकी वो होती है उड़ीसा कोस्ट में। तभी हम बार बार पढ़ते हैं ऋषिकुलिया रिवर पढ़ते हैं, उड़ीसा पढ़ते हैं। तो उड़ीसा कोस्ट जो है वो तो हो गई नंबर 1। सेकंड जो मास नेस्टिंग इनकी साइड है दैट इज़ कोस्ट ऑफ मैक्सिको। तो पहले कोस्ट ऑफ उड़ीसा जो है वो नंबर 1 पे है, कोस्ट ऑफ मैक्सिको जो है वो नंबर 2 पे है। और तीसरी जो रैंक है वो है कोस्टारिका। कोस्टारिका में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल की। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि लार्जेस्ट जहाँ पे नेस्टिंग करी जाती है दैट इज इन द ओडिशा कोस्ट। सेकंड, क्या वो वार्म वाटर में मिलते हैं? देखिए यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है, यस वार्म वाटर में पाए जाते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या वो पैसिफिक में मिलते हैं? बिल्कुल। अटलांटिक में यहाँ भी मिलते हैं, इंडियन ओशन यहाँ भी मिलते हैं। तो पूरी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दे माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बिटवीन फीडिंग एंड मेटिंग ग्राउंड। तो जहाँ पे वो फीड करते हैं, मेट करते हैं, वहाँ पे पूरे साल में ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दे आर करेक्ट। आईयूसीएन के लिए अगर मैं इनका स्टेटस बताऊं तो वो हमारा वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये। और अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें वहाँ पर भी ये शेड्यूल 1 में आते हैं। तो आईयूसीएन लिस्ट में याद रखिएगा वल्नरेबल है और शेड्यूल 1 में आते हैं। किसके? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। साइट्स में अगर बात करी जाए तो वहाँ पर भी अपेंडिक्स 1 के अंदर ये फॉल करते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार। देखिए स्टेट लेवल एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं और कई बार यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन होते हैं ये पूछा गया। ये पर्टिकुलर सोसाइटी न्यूज़ में क्यों थी ये भी हम देखेंगे, क्या रीज़न था इसका। अदरवाइज सोचिए क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। सोचिए
चलिए, देखिए इनर एक्टर ऑफ सोसाइटी जो थी कोविड को लेके ही न्यूज़ में थी, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, हेल्थ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अटल पेंशन स्कीम। तो अटल पेंशन स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको शॉर्ट में एपीवाई अटल पेंशन योजना भी कहा जाता है। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली है द एज ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 to 60 ईयर्स। तो इस स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो एज है वो 18 से 60 के बीच में हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन जॉइन द एपीवाई स्कीम। तो अटल पेंशन योजना जो है, अटल पेंशन स्कीम, उसको कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो ज्वाइन कर सकता है। इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटीड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। तो 60 साल की जो एज है उसको अटेन करने के बाद 1000 से 5000 की जो पेंशन है वो इसके अंदर गारंटीड मिलती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, एपीवाई और अटल पेंशन योजना न्यूज़ में इस वजह से थी बिकॉज रिसेंटली इस स्कीम ने 5 साल अपने पूरे करे हैं। 5 साल पूरे करने की वजह से न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे और स्कीम के बारे में बात भी हो रही थी, जो कि हमने पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, जो कि ऐसे वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने ये जो स्कीम थी ये स्टार्ट करी थी। ये जो स्कीम है नॉन सिटीजन के लिए नहीं है, फॉरनर्स के लिए नहीं है। तो एनी सिटीजन, तो यहाँ पे सिटीजन होना यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं सब्सक्राइबर की एज की। देखिए इसमें सब्सक्राइबर की जो एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 40 साल। तो 18 से 40 साल की आयु के जो लोग हैं वो इस स्कीम में अपने आप को सब्सक्राइब करा सकते हैं और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें गारंटेड पेंशन कितनी मिलेगी। तो 1000 से 5000 तक डिपेंड करता है कि आपने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, वो आपको मिलेगी जब आप 60 साल की एज के हो जाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। देखिए कंट्रीब्यूशन जो करता है एपीवाई के अंदर, अटल पेंशन योजना के अंदर, उनको टैक्स बेनिफिट्स भी जो हैं वो मिलते हैं, विच आर सिमिलर टू नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे एपीआईवाई में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। तो यहाँ पे जो एज है 18 से 40 है, सब्सक्राइबर की सिटीजन होना चाहिए, और यहाँ पे 1000 से 5000 का गारंटेड पेंशन मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पीएफआरडीए के बारे में पूछ रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, कि कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, कौन सा कथन इसके बारे में सही है। पहला, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। क्या ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है? हो सकता है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश्ड बाय एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की एनेक्टमेंट से इसे बनाया गया, हो सकता है। इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, पीएफआरडीए इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो यस, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जो कि अनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने बनाई है, अनेक्ट करी है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। सो इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल सही है, बट दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेलीकॉप्टर मनी को लेके। हेलीकॉप्टर मनी के ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर, और इसके बाद पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर मनी होती क्या है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में तो पूछे ही जा सकते हैं और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपको इन सब चीज़ों का मतलब पता भी है, क्योंकि ये जो रीसेंट ये टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करी गई एक मिनिस्टर द्वारा यूज़ करी गई है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट क्या आपको इसका मतलब पता भी है? मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके की स्टेटमेंट वो देते हैं, तो क्या आप उनके स्टेटमेंट को समझ भी पाए हैं या नहीं? इस वजह से इंटरव्यूज़ में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर मनी के ऊपर 4 स्टेटमेंट दी गई है, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है प्रिंटिंग एंड होल्डिंग मनी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, हो सकता है। मनी कंज्यूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए जो मनी कंज्यूम करी जाती है उसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। जनरेटिंग मनी विदाउट प्रिंटिंग, बिना प्रिंट करें जब आप मनी को जनरेट करते हैं उसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट मनी टू पब्लिक, जब आप पैसे को प्रिंट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पब्लिक के अंदर, उसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, रिसेंटली तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हेलीकॉप्टर मनी जो होगी वो हेल्प करेगी कोविड-19 के जो पेंडेमिक हुआ है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं उसको काउंटर करने के लिए। ये जो है एक तरीके से अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है, जिसमें क्या किया जाता है, लार्ज सम ऑफ मनी को प्रिंट किया जाता है और उसके बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, ताकि उनके परचेजिंग कैपेसिटी आ सके। और जो स्टिमुलस है, जो हम इकोनॉमिक स्टिमुलस की बात करते हैं,
वो इकोनॉमी को दिया जा सके। तो बेसिक पर्पस क्या है, इकोनॉमी को स्टिमुलस देना, जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई थी। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि हेलीकॉप्टर मनी हम क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो कुछ कुछ इस टर्मिनोलॉजी से मिलता जुलता है, बट देयर इज अ डिफरेंस जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रीपेमेंट की लायबिलिटी नहीं होती। जो पैसा लोगों को दे दिया, मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी, तो वो पैसा वापस नहीं लिया जाता। लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्रिंटेड मनी। प्रिंट तो इसमें भी करी जाती है मनी को बाय सेंट्रल बैंक्स टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बट जो गवर्नमेंट होती है उनको पैसा यहाँ पर वापस करना पड़ता है टू पे बैक फॉर द एसेट्स एंड द सेंट्रल बैंक बाइज। तो यहाँ पे एक रीपेमेंट की लायबिलिटी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, जो कि हेलीकॉप्टर मनी के अंदर नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे रीपेमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती। लिखा हुआ है ना, नो रीपेमेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं करना होता है, प्रिंट करो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करो इन वन वे और द अदर। लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग में यू हैव टू पे इट बैक टू द सेंट्रल बैंक। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनपीएस स्कीम के बारे में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन जॉइन एनपीएस स्कीम। इनमें से कौन कौन एनपीएस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आ चुका है, तो पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, एनपीएस स्कीम जो है ना, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और धीरे धीरे इसे बाकी जगह भी एक्सपेंड कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, दिस स्कीम जो है इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया वो इसको सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पे तो रेजिडेंट भी आ जाएंगे, नॉन रेजिडेंट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए है जिनकी एज 18 से 65 साल के बीच में है, ठीक है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, 18 से 65 साल के रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे क्या सीनियर सिटीजन इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देयरफॉर आई एम नॉट आंसरिंग यू द क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ, ओपन रख रहा हूँ आपके लिए कि आप सोचिएगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको भूल जाइए फॉर द टाइम बिंग। आप मुझे बस इसका आंसर करके बताइएगा कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो मैंने आपको बता दिया कि एनपीएस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, 18 से 65 साल की इसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है। क्या सीनियर सिटीजन इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे ये भी पता चलेगा कि क्या आपको सीनियर सिटीजन की एज पता भी है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट यूवी रेज। यूवी रेज के ऊपर 3 पेयर दिए गए हैं यहाँ पर, यूवी रेज ए, यूवी रेज बी, यूवी रेज सी। तो 3 टाइप की है यहाँ पे। यूवी ए के सामने दिया है लॉन्ग वेवलेंथ होती है इसकी, हो सकता है बी के सामने मीडियम वेवलेंथ होती है और यूवी सी के सामने शॉर्ट वेवलेंथ होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जैसे जैसे साइंटिस्ट जो है नई यहाँ पे अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस लेके आ रहे हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आईआईटी ने एक बनाया था यूवी जर्मिसाइडल इरेडिएशन, एक डिवाइस बनाया था, एक ट्रंक बनाया था जिसके अंदर हम अपनी ग्रोसरीज को रख के इरेडिएट कर सकते थे। अगर उसके अंदर कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है तो उसको काउंटर किया जा सकता था। यूवी जर्मिसाइडल इरेडिएशन है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम जो है वायरस को पब्लिक प्लेसेस में फैलने से रोक सकते हैं। डिसइंफेक्ट की तरह इसको एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वह यूवी की डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यूवी ए जो होती है, ये इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, ये हमारे लेंस और रेटिना तक पहुंच सकती है और ये कैटरैक्ट्स, रेटिनल डिसीज जो होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यूवी बी जो है, इसकी जो वेवलेंथ होती है मीडियम होती है, जो हमारे स्किन का जो डार्क कलर हो जाता है धूप के अंदर वो इसकी वजह से होता है, और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकती हैं। यूवी सी जो होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इसकी, एटमॉस्फेयर इसको फॉर्चुनेटली ब्लॉक कर लेता है, इसलिए हम तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाती है और मोस्ट डैमेजिंग होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे जो पेयर्स दिए गए थे, यूवी ए लॉन्ग वेवलेंथ बिल्कुल सही है, बी मीडियम वेवलेंथ, यूवी सी शॉर्ट वेवलेंथ, तीनों ही हमारे करेक्ट हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी। जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, जितनी ज़्यादा लॉन्ग होती है उतनी ही कम हार्मफुल होती है। यूवी सी शॉर्टेस्ट है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है और उसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बाहर ही रोक लेता है, हम तक पहुँचने नहीं देता है। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यूवी जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करते हुए हम जर्मिसाइडल इरेडिएशन डिवाइसेस बना रहे हैं ताकि कोरोना वायरस जैसी चीज़ों को रोका जा सके, इस जैसे वायरस को डिसइंफेक्टेंट की तरह हम खत्म कर सकें यूवी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ये इस वजह से जो एंटायर यूवी रेस थी उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और वहाँ पे पेयर्स हैं, आपको मैच करनी है। पहला कहता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल मीन्स मैंडेटरी टू पे कॉम्पनसेशन। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल होता है तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन देना मैंडेटरी होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल होता है तो जो कॉम्पनसेशन है उसको देना मैंडेटरी नहीं होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखेंगे इस क्वेश्चन का और फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, रिसेंटली हमने 2-3 दिन पहले डिस्कशन किया था कि एलजी पॉलीमर्स, जहाँ पे जो एक गैस प्लांट था वहाँ पे एक तरीके की आप कह सकते हैं ट्रेजिडी देखी गई थी। जो वाइजैक गैस लीक हुआ था उसके आसपास के गांवों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। इस वजह से यहाँ पर जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने क्या किया, दे हैव इम्पोज्ड द टर्म स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को यहाँ पे इम्पोज किया गया।
और एनजीटी ने जो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल, ये वाला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो लगाया है, इसको काफ़ी सारे लोगों ने, इवन काफ़ी सारे लॉयर्स ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल की जगह एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लगाना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर कॉम्पनसेशन देना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा ये पेयर तो गलत हो गया। और क्यों वो ऐसा कह रहे थे कि आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पनसेशन देना मैंडेटरी होता है। तो सेकंड भी हमारा पेयर गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर कॉम्पनसेशन देना जरूरी है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर कॉम्पनसेशन देना जरूरी नहीं है। और एनजीटी ने कौन सा लगाया है जहां पे कॉम्पनसेशन देना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसको क्वेश्चन किया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इवन इन 1987 सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिडंडेंट कर दिया था, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एट द मोमेंट। जो एलजी पॉलीमर का केस था उसको ध्यान रखिएगा, जो गैस लीक हुआ था उसके कंसर्निंग में जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया है दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल, नॉट द एब्सोल्यूट वन। दोनों के बीच के डिफरेंस का भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो वो आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आपने जो गैस लीक हुआ था इसके बारे में सुना है, देन यू विल से यस। तो फिर वो ये पूछते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में, देन अगेन यू से कि यस आई हैव रेड अबाउट इट। देन दे विल आस्क कि हाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल होता क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। इस तरीके से इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रेकमेंडेड एबोलिशन ऑफ पोस्ट इन MES। तो यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर कौन सी इस कमेटी ने, 4 यहाँ पे कमेटीज के नाम दिए गए हैं, रेकमेंड किया था कि यहाँ पे पोस्ट को एबोलिशन कर देना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रवि गुप्ता कमेटी, भट्टाचार्य कमेटी, रानडे कमेटी या फिर शकेटकर कमेटी। सोचिए क्या आंसर है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो ये चीज़ रेकमेंड करी गई थी कमेटी के द्वारा, वैसे इसे शकेटकर कमेटी जो थे उन्होंने रेकमेंड किया था, इसको अभी अप्रूवल मिल गया। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर एबोलिशन ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, किसके अंदर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। जो रिकमेंडेशन करी गई थी एबोलिशन करने की पोस्ट की, उसे अप्रूवल दे दिया गया। और ये जो मूव है मैंने आपको बताया, शकेटकर कमेटी, लेफ्टिनेंट जनरल DB शकेटकर जो थे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर मेंशन किया था। MES जो है आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है फॉर द आर्म्ड फोर्सेज एंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं विद इन 2 मिनट्स हम जो भी हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल वर्क रिसर्च एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। इसकी जो लोकेशन थी गोवा थी, हमने इसकी लोकेशन देखी थी। उसके बाद हमने ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे ज़्यादा ये ओडिशा कोस्ट पे मिलते हैं, फिर कोस्ट ऑफ मैक्सिको पे और फिर कोस्टारिका में। वार्म वाटर चाहिए होता है इनको, वहीं पे मिलते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं और माइग्रेट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एक साल के अंदर। इनका मैंने आपको IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल ये भी बताया था, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी में मैंने आपको 2 पोजीशन के बारे में बताया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं वो इसमें चेयरमैन होते हैं, और जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इसके बाद हमने APY अटल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना के बारे में देखा था। सब्सक्राइबर की जो एज होती है 18 से 40 होती है। सिटीजन होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, और इसको अभी रिसेंटली 5 साल इसने कंप्लीट करे हैं। इसी वजह से हमने इसको डिस्कशन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। 1000 रुपये से लेकर 5000 तक का यहाँ पे एश्योर्ड जो है गारंटेड पेंशन बन जाता है 60 साल की आयु के बाद। देन यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो हमें बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट्स NPS में मिलते हैं वो भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हमने PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एनैक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट है, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट जो इंटरव्यू और प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, हेलीकॉप्टर मनी। इसमें प्रिंट मनी को प्रिंट करा जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों को। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफकोर्स इसमें मीडिएटर का रोल प्ले करती है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटेटिव ईजिंग। कैसे डिफरेंट है? क्वांटिटेटिव ईजिंग में गवर्नमेंट हैज टू पे बैक द एसेट दैट द सेंट्रल बैंक बाइज, लेकिन जो हेलीकॉप्टर मनी होती है वहाँ पे रीपेमेंट की जो लायबिलिटी होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। देन हमने डिस्कशन किया था NPS स्कीम के बारे में। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इसमें होते हैं, और उसमें एज, ये आपका हिंट है, 18 से 65 साल की आयु होती है। सीनियर सिटीजन इसमें होते हैं या नहीं होते वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हमने रेस के बारे में पढ़ा था, UV रेस के बारे में, और ये देखा गया क्वेश्चन जो ये हमने डिस्कस किया था इसलिए था क्योंकि अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल इरेडिएशन जो है, ऐसे काफ़ी सारे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन भी किया था कि एक IIT ने ऐसा UV जर्मीसाइडल इरेडिएशन डिवाइस बनाया जिससे कि आप अपनी ग्रोसरीज को जो है कोविड-19 से काउंटर कर सकते हैं। कोविड-19 के जो आपके वायरस है उसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे UVA B C जो है वो मैंने आपको बताया था। UVA शॉर्ट वेवलेंथ है, B मीडियम वेवलेंथ है, C जो है लॉन्ग वेवलेंथ है। इन्फोग्राफिक भी दिखाया था। UVA जो है लेंस रेटिना तक पहुँच जाती है और यहाँ पे कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। B जो है आपका जो स्किन कलर डार्क होता है वो UVB की वजह से होता है। स्किन कैंसर भी C की वजह से होता है। UVC एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर लेता है, मोस्ट डैमेजिंग होती है।
फिर हमने डिस्कशन किया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो न्यूज़ थी इसके कंसर्निंग, वो वाइजैक गैस लीक के बारे में डिस्कशन किया था। आसपास के 4-5 गांव जो थे वो अफेक्ट हुए थे इससे, और यहाँ पे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलीमर के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को यूज़ किया है। लॉयर्स ने इसको काउंटर किया है कि आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए था ताकि कॉम्पनसेशन का प्रोविजन यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल में कॉम्पनसेशन होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर नहीं होता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन जो था वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में था। लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शकीरकर ने अपनी रिकमेंडेशन में, जब कमेटी बनाई गई थी, कहा था कि एमईएस के अंदर कुछ पोस्ट को आपको एबोलिश कर देना चाहिए, और वो जो चीज़ है अभी डिफेंस मिनिस्टर ने उसका अप्रूवल दिया है, और बेसिकली जो रिकमेंडेशन थी उसको एक तरीके से मान लिया। रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। जो टेस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि आपके स्कोर कितने आते हैं, बिकॉज स्टैंडिंग देखना कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं वो काफ़ी ज़रूरी है। अब मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन यू आर इन द डेंजर जोन। देखिए, 1 या 2 बार आपके मार्क्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मार्क्स हैं देन डेफिनेटली 2 चीज़ें करने की ज़रूरत। पहली है रिवीजन ज़रूर करिए। जो भी आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, उसको रिवाइज ज़रूर करिए। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बार बार वीडियो को देखना टाइम ज़्यादा जाता है उसके अंदर। तो अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आप पूरी बुक को दोबारा पढ़ेंगे उसमें पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर अपने नोट्स बना लेते हैं तो उसको क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं। बार बार पूरी बुक को पढ़ना, वीडियोस को देखना, इट इज़ नॉट एन एफिशिएंट अप्रोच। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं और नोट्स को रिवाइज ज़रूर करना है। सेकेंड, आपको एनालाइज ज़रूर करना है। देखिए, एनालाइज नहीं करेंगे तो रोज़ यहाँ पे मार्क्स आएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर यहाँ मार्क्स आएंगे, इवेंचुअली जो है आप उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि मे बी दिस एग्जाम इज़ नॉट फॉर मी। बट बिलीव मी, अगर आप एनालाइज करते हैं, 1 बाय 1 अपनी मिस्टेक्स को दूर करते जाते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली डिस्करेजमेंट तो हो ही जाएगा। तो एनालाइज करिए कि गलती कहाँ पर हो रही है और उसको रेक्टिफाई करिए। जैसे कि मान लीजिए रीडिंग के अंदर आपको गलती हो रही है, आपको गलत पढ़ने की वजह से क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो उसको करेक्ट करिए। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आराम से करिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर नॉलेज गैप की वजह से गलती हो रही है तो ज़्यादा अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी, बट आपके मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़रूर देखिएगा कि गलती हो कहाँ पे रही है, क्यों आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जिस दिन वो चीज़ पकड़ में आ जाती है उसको आप करेक्ट कर पाते हैं, देन डेफिनेटली मार्क्स जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद वेरियस जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो अवेलेबल है, उसको आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मुझे अप्रोच करके अपने जो डाउट्स है उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।